इलीगल कंस्ट्रक्शन और सिविक प्रॉब्लम्स जो है, इस पर यासीन भाई का क्या है? वाटर लॉगिंग का आप जो बात बोल रहे ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। मैं जब 2002 में पहली बार जीत कर आया ना, तो उसके बाद से लेकर 2017 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को इलीगल कंस्ट्रक्शन करने नहीं दी। जितेंद्र अवार्ड जो है ना, अच्छा, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। ओके। लेकिन उसके आजू बाजू जो है ना, सब लोगों ने उसकी घेर लिया। उनको तो मतलब सब चाहिए ना, हाँ, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। दंगे हुए मुंबई में, दंगे होने के बाद बाकी लोग वहाँ से माइग्रेट होके आए यहाँ पर, तो उनको सस्ते में घर मिल रहे। आप मेरे को बताओ, कौन सा आईएएस ऑफिसर आज तक गिर के पीछे गया? रोड जो बनते हैं अपने, अब जैसे ब्रिज बना है यहाँ पे खास करके वगैरह के बाद, ये बहुत जल्दी खराब हो जाए। अब उसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही है। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की गलतफहमी है कि इस देश में नेता लोग चला रहे हैं। ऐसा भी है कि मुमरा के मुकाबले में कलवा का जो प्रपोजल है वो जल्दी पास होता है, और मुमरा के लिए लोग 4-4, 5-5 साल लगा रहे हैं। होता भी होगा तो वहाँ के लोग जो ना फॉलो करने में स्मार्ट है। हम लोग यहाँ पर लड़ने में स्मार्ट है। डर क्यों पैदा वहाँ पर? क्योंकि वहाँ के लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। रॉन्ग मार के आऊँगा और उधर की ट्रैफिक भी रोक। बिल्कुल। तो ये करने के बाद फिर हमें देखा फिर लोग देखो प्रशासन क्या कर रही है। मतलब प्रशासन छोड़, पहले इसने क्या किया वो तो देख, रॉन्ग साइड पे आया कि पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका की 29 महानगर पालिका के इलेक्शन खत्म हो गए ना, दौरान। लेकिन मुमरा में अभी तक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ। भाई आपको लगता है कि मुमरा में बारिश के टाइम वाटर लॉगिंग का इशू हर साल होता है? होता है कोई ना। परमानेंट सॉल्यूशन मिले आपको? कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कुछ लोग मिले भी रहते ना। तो इसमें हमारे जो विधायक है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकेंगे इसमें। उनका तो ऐसा है कि बेचारा, मैं बेचारा नहीं बोलना चाहिए उनको, लेकिन कैसा है, तो आपको लगता है ये एंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ रही है? हॉकर्स जब हटेंगे तो रोड ऑटोमेटिक खुले मिलेगा आपको। बराबर। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज के हमारे गेस्ट थोड़े से हमारे खास स्पेशल है। हमारे साथ एक्चुअली जो मौजूद है मुमरा के एक एनर्जेटिक और एक आवाम के बीच रहने वाले लीडर, कॉरपोरेटर यासीन कुरैशी साहब। वेल, जब हमारी बात हुई थी इनके एक कलीग से, इनके एक स्टाफ से या इनके एक पहचान वाले से, कि भाई का पॉडकास्ट बनाना है, तो शायद भाई को पता भी नहीं था। तो मेरा है ना एक होमवर्क होता है, मैं जब भी किसी का पॉडकास्ट बनाता हूँ तो पहले वो एरिया में थोड़ी सी रेकी करता हूँ और लोगों से पूछता हूँ। तो भाई के बारे में लोगों ने क्या कहा मैं एक बार आपको बता दूँ। किसी ने कहा यासीन भाई ने ना हमेशा ग्राउंड पर रहकर लोगों के मसाइल को समझा है और उनके लिए काम किया है, चाहे बात रोड की हो, पानी की हो, सफाई की हो या यूथ के डेवलपमेंट की। भाई को शायद ये बात नहीं बताती, लेकिन मैंने आपके एतराफ़ में जो जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया था। कुछ ने कहा कि यासीन भाई का फोकस हमेशा डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी पर रहा है। उनकी सियासत, यासीन भाई की जो पॉलिटिक्स है ना, वो खाली कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि भाई आवाम के साथ खड़े रहते हैं हर मुद्दे पे। तो आज हम जानेंगे भाई से कि कैसा उनका सफ़र शुरू हुआ, कौन से चैलेंजेस भाई ने फेस किए, क्या भाई के लाइफ में भी कभी डिप्रेशन वगैरह आई थी, बिकॉज इज 5 टर्म्स सिटिंग कॉर्पोरेटर, राइट भाई? जी। 5 टर्म्स सिटिंग कॉर्पोरेटर। और मुमरा के फ्यूचर के लिए विजन क्या है? तो प्लीज़ वेलकम कॉर्पोरेटर यासीन कुरैशी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने वक्त दिया। आई नो कि आप लोग बहुत बिजी रहते हैं माशाल्लाह। ही इज़ द विनिंग एंड सिटिंग कॉर्पोरेटर सिंस लास्ट 5 टर्म्स। तो ये बहुत मायने रखता है कि लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार कितना होगा। तो मेरे को ये पॉडकास्ट बहुत होश आवाज़ में करना पड़ेगा ताकि इनकी आवाम का दिल भी ना दुखे और लोगों को चीज़ समझ भी आ जाए। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत सब शुक्रिया। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉडकास्ट का मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हर किसी की लाइफ में जब एक वक्त आता है, डाउनफॉल आता है, तो उसमें से वो निकलता कैसा है, बराबर? तो हम लोग शुरू करेंगे आपकी स्टार्टिंग जर्नी से, कि आपकी जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आप पॉलिटिक्स में एंटर कैसे हुए, क्या ये आपको लाइक फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में था या आप बाद में ज्वाइन किए? आपने बहुत सारी बातें की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहूँगा आप अपनी आवाम को बताएं। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेसिकली मेरे फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में है नहीं। हाँ, हम लोग फैमिली जो है सामाजिक काम में जो है ना 1960-65 से लगभग जो है ओह, कंटिन्यू हम मुमरा में कर रहे सामाजिक काम। जैसे जामा मस्जिद की ट्रस्टी मेरे वालिद साहब थे, कब्रस्तान के चेयरमैन जो जमीयतुल मुस्लिमीन है, मुमरा की जो जमीयतुल मुस्लिम बॉडी है, वो उसके पहले या दूसरे प्रेसिडेंट मेरे चाचा थे। उसी तरह जो है हमारी जो बरादरी है,
खाटिक समाज जो है उसके पहले प्रेसिडेंट जो है वो मेरे चाचा थे। ओके। मेरे दूसरे बड़े भाई वो जामा मस्जिद के ट्रस्टी रह चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया। मेरे बड़े चाचा वो अभी करंटली 94 ईयर्स के एज की है, वो भी जामा मस्जिद के चीफ ट्रस्टी है। तो ये हमारा बैकग्राउंड रहा है सामाजिक कामों का। सोशल वर्क में आप लोग सब लोग जी। बोल रहे। ओके। तो उसी वजह से जो है मेरा बेस बना है। मेरे जो चाचा मरहूम अब्दुल रशीद कुरैशी, उनके सियासी कॉन्टैक्ट्स भी काफ़ी थे और शुरुआत उन्हीं की हुई। वो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा 1997 में और कुछ 34 वोट से वो हारे थे और 2002 से फिर उन्होंने मुझे लड़ाया। ओके। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई 2002 2 से। पहला इलेक्शन आप लड़े पहला थे। इलेक्शन लड़ा क्या था। मार्जिन से जीते थे भाई आप? उस वक्त मैं 34 वोट से जीता था। अच्छा। पहला 34 वोट से जीता था। अरे बाप रे। मैं सामने- सॉरी 57 से जीता था, चाचा 34 से हारे थे। सॉरी, अच्छा, आप 57 वोट से जीते मैं थे। 57 वोट से जीता था और चाचा जो है एक टर्म पहले 34 वोट से हारे थे। तो 2002 में आपने पहला इलेक्शन जीता, सिटिंग कॉर्पोरेटर आप बने थे। ओके। और उसके बाद जो 5 टर्म्स इलेक्शन हुए, आप बैक टू बैक माशाल्लाह जीतते गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा क्या था यासीन भाई में कि लोग आपको छोड़ रहे नहीं थे? लोगों की मोहब्बत, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहली बात हमारा परिवार जो है सामाजिक था, सोशली थे। सोशल थे। हाँ। सब लोग जो है हर किसी के दुख सुख में हमेशा से रहे। जब मुमरा में, मैं समझता हूँ 70s की बात है, 70s का जो दौर था, उस वक्त मुमरा एक देहात था, गांव था और काफ़ी गरीबी थी। तो एक हमारी मटन की दुकान हुआ करती थी उस ज़माने में और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी थी कि सारा गांव जो है उससे फैज़ उठाता था। माशाल्लाह। तो वहाँ से सोशल काम हमारे वालिद साहब उन्होंने शुरू किया और लोगों का दिल उन्होंने जीता है। और वही मतलब एक रहता ना बाय ब्लड, उन्होंने जिस तरह जीता उसी तरह पब्लिक ने मुझे भी चाहा। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं समझता कि मैंने दिल जीता, लोगों की मोहब्बत है मेरे लिए जो मुझे 5वें टर्म जिताए। सच में, मतलब ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना कि बैक टू बैक। मैंने पता है एक रैली आपकी देखा था, मैंने लास्ट में आपसे जिक्र किया था इसका कि मेरी वहाँ पे एक शॉप थी तो आपका कुछ येलो कलर का कुछ फ्लैग था जी। और आई थिंक उसके अंदर है ना, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मोहब्बत में गए थे, वरना बिल्कुल, अक्सर मैंने देखा हो कि लोग पैसा लेकर आते थे, बट बोले नहीं यासीन भाई के लिए तो जाना पड़ेगा। तो लोगों की मोहब्बत शैलेश टकर से शायद आप जी कहीं जी खड़े थे, जी। राइट ये ना? 2012 की बात है। 2012 में कांग्रेस ने जो है मुझे टिकट नहीं दिया था। हाँ, इंडिपेंडेंट आप खड़े थे, राइट? हाँ, इंडिपेंडेंट मुझे खड़ा और जीत रहना गए पड़ा। थे। हाँ, 2 सीट लेकर जो है मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था, मैं और मेरे छोटे भाई की वाइफ, हम लोग हाँ, दोनों राइट, इंडिपेंडेंट राइट। सीट दो का लेके- पैनल था 2 तभी। का पैनल था। परफेक्ट। तो उस वक्त भी लोगों ने तकरीबन 4000 वोट से जिताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों की मोहब्बत थी। मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, लोगों की मोहब्बत है माशाल्लाह, माशाल्लाह, और very nice। अल्हम्दुलिल्लाह वो मोहब्बत कायम है। ओके। अच्छा भाई, कॉर्पोरेटर बनने के बाद सबसे पहला काम जो आपने प्रायोरिटी दिया वो कौन सा था? मैं ना पैदा मुमरा में ही हुआ हूँ ओके। और मैंने बचपन से मुमरा में जो है ना, हमारा जो है ना पहाड़ी इलाका रहा है। स्टेशन जो है पूरा पहाड़ी इलाका रहा है। पहाड़ी इलाका है। तो पानी की किल्लत है ना, मैंने बचपन से देखी है। पानी जो है मैं समझता हूँ, मुझे हल्का 80-82 का पीरियड याद है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई उस वक्त, उस दौर में कि एक टैंकर के नीचे आके मर गया। अरे बाप रे। एक बार एक बच्चा जो है एक स्टोर, ये थी अपना स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए एक टाँकी बनाते हैं ना सीमेंट की, वैसे टाँकी बनाए थे, उसमें गिर के मर गया। किसी लेडीज़ का पैर टूट गया। ये मैंने बचपन से देखा है। और वो टैंकर जब आता था तो लोग भागते थे वो टैंकर से पानी भरने के लिए। राइट। जीवन बाग हो गया, मुमरा देवी रोड हो गया, फेमस का पट्टा हो गया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से क्या होता था कि लोग पहाड़ से उतर के पानी भरने के लिए आते थे। तो मैंने इलेक्शन जीतने के बाद पहला जहन यही बनाया था कि मैं जो है, मेरे लोग जो है, हाँ। मेरे इलाके के लोग जो है नीचे आके पानी नहीं भरेंगे। अल्लाह ताला मुझे उसका मतलब ऐसा कुछ काम ले ले मुझसे कि लोगों को पानी पहाड़ तक पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। पहले ही साल में मैंने अपना सारा फंड, 2002 का मेरा जितना भी फंड मेरे को मिला, आप अगर माहिती का अधिकार डाल के निकाल लेंगे तो सारा के सारा फंड मैंने जो है ना पानी की पाइपलाइन में लगाया था। और उसका रिजल्ट अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ पर कुछ लोग जो है पानी की पाइपलाइन वगैरह नहीं डाल सकते थे, तो वो 8-10 जन मिलकर कुछ लोगों ने जो है 300 रुपये 400 रुपये महीने पर ऊपर पानी लेना शुरू कर दिया। एटलीस्ट इतना तो हो गया कि पहाड़ पे पानी पहुंच रहा है। पहाड़ पे पानी पहुंचा। अब सब लोग एफर्ट नहीं कर सकते कि पाइपलाइन लाख 1.25 लाख की डाल देवे। बराबर है। तो वो
दूसरे से खरीद के ले रहे, Okay. वो एक अलग चीज है। लेकिन बट वो पानी ऊपर से नीचे आना टाइम हाँ, जितना वो बच गया वो। नीचे मैंने ना मुझे याद है, मेरा बचपना मुझे याद है कि मैंने बच्चों को जवान होते हुए देखा है पानी भरते भरते, और जवान को बूढ़ा होते हुए देखा है पानी भरते भरते। हाँ ये मैं उसका विटनेस हूँ, क्योंकि जी। हमारी गोश्त की दुकान पर भी जो है ना काफी लोग पानी भरते थे। अच्छा। हमारा भी खुद का नल हुआ करता था महानगर पालिका का, उसमें पानी भरने के लिए सुबह से लेकर रात तक जो है लाइन लगी रहती थी। ओके। जब मेरे चाचा, वो भी उसकी स्टोरी ऐसी है, जब मेरे चाचा 97 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने गए तो उस वक्त पानी का बिल था 76,000, 76,000। और वो उनके नाम पे था, और वो भरे बगैर वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे। हाँ और वो पब्लिक, मतलब वो पानी इतनी, मतलब वो उस टाइम पे क्या होता था कि पानी जो है मीटर पे चलता था। ओके। अभी कैसा है कि पर पर्सन, मतलब पर हाउस के हिसाब से बिल आता है। उस टाइम पे पानी जो है ना, आपका इस्तेमाल कितना हो रहा है, अच्छा। तो हमारे चाचा जो है ना फ्री ऑफ चार्ज सबको इस्तेमाल करने देते थे। ओह, तो उसका 76,000 उस ईयर का बिल आया था, 97 की बात है। 97 की बात। बाप रे। तो वो कॉन्टेस्ट करने के लिए उन्होंने पहले वो बिल भरा, फिर आगे जाके उन्होंने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन। 97 मतलब कितना हो गया यार? उस वक्त गोल्ड जो है 1200 रुपये तोला था। हाँ अब उससे अब जजमेंट लगा लीजिए कितना। बाप रे। ओके, तो ये यहाँ से आप में आए। ओके। क्या अच्छा कभी ऐसा लाइफ में आया, जैसे अभी पता है कि माशाल्लाह सिंस लास्ट 24 ईयर्स से यासीन साहब जो है माशाल्लाह सिटिंग कॉर्पोरेटर, लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया आपको लगा कि यार अभी पॉलिटिक्स मैं नहीं कर सकता, मेरे को छोड़ देना चाहिए, अब ये कॉर्पोरेशन मेरे बस की बात नहीं है, मुझे मैं थक गया हूँ? डिप्रेशन का पीरियड आया था, उसी में ये भी था। 2007 में घटना घटी थी हमारे साथ में। हमारी पूरी फैमिली के लोग जो है, मतलब मेरे चारों पांचों भाई, हम लोग सब एक साथ में कुछ ना करके भी जेल के अंदर थे। तो उस वक्त थोड़ा सा ऐसा फीलिंग्स आई थी, मतलब फीलिंग्स ऐसी आई थी कि पॉलिटिक्स के अलावा भी जो है ना, लाइफ में जीकर भी फायदा क्या है, इस तरह का यहाँ तक के सोच लिए थे। बाप रे। क्योंकि कैसा होता था कि मैं दो इलेक्शन जीतने के बाद मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई बिल्डर लॉबी नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है, ना किसी मतलब एजेंट लोग हैं किसी तरह के। मैं अपना सीधा लोगों के सीधे सीधे काम रहते, डॉक्यूमेंट के काम रहते, रास्ते नाली गटर के काम रहते, वो करता जाता था। और उस बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा को मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल, और मुझे फिर 4.5 महीना जेल में रहना पड़ा। मैं 4.5 महीना? जी, मैं, मेरे बड़े भाई बाप रे। और बाकी दूसरे और भाई भी। तो उस वक्त मेरी फीलिंग्स ऐसी हुई थी कि यार अब पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए, और दुनिया भी छोड़ देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, मतलब ये जो डिप्रेशन आता है ना, उसका हर किसी का एक क्वेश्चन सेम ही आता है कि यार बस मौत आसान लगती है उसको। बिल्कुल, उस वक्त हुआ था ऐसा कि मेरे बड़े भाई का लड़का जो है ना MBBS में एडमिशन था उस साल उसका, अच्छा। और वो MBBS में उसको सीट मिलने के बाद भी जो है ना, हम लोग सब जेल में रहने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया। अल्लाह। उसी तरह मेरे बड़े भाई ने जो है ना, तकरीबन हमारा एक बॉम्बे का प्रोजेक्ट था, लोन लिया था 3 करोड़ रुपए। ऑफिशियल है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है। ओके। बैंक से 3 करोड़ रुपए का लोन लिया था प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। 2007 की बात कर रहा हूँ। 2007 में वो 3 करोड़ रुपए हमारे सब ऐसे ही वेस्ट हो गए। या अल्लाह। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, हाँ मतलब बहुत सारी, कुछ बातें नहीं बताने जैसी है जैसा। जी समझ गए। तो उस वक्त ऐसा यह आया कि यार मेरे वजह से, मेरी सियासत की वजह से मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी और बच्चों के एजुकेशन को लेकर भी। तो उस वक्त ये थॉट्स आए थे दिमाग में। आए थे, फिर उसको ओवरकम कैसे किया असल में? मैं हमेशा एक बात हमारे पुराने साथियों को बोलता था, जिसमें से 1-2 साथी इंतकाल हो गए। मैं पहले नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ता था, लेकिन जेल है ना, जेल में एक आदमी मुझे मिला, उसने जो मुझे बात बोली ना, 2 बातें उसने मेरे को बोली जेल में, और वो बात मेरे मतलब हेडशॉट मारा उसने। पहले तो मैं, जैसा नगर कॉर्पोरेटर को कैसा रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ। मैं अभी कल जाऊंगा और परसों निकल जाऊंगा जेल से, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे को। अच्छा। मैं तकरीबन 26 दिन तक बगैर खाना खाए रहा हूँ, दूध और बिस्किट के ऊपर। तो मेरा 11 किलो वजन घट गया था 26 दिन में। बस मैं कल छूट जाऊंगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना। तो उधर एक क्रिमिनल था, उसने एक बात मेरे को बोली
वो बात मेरे दिमाग में लगी। उसके बाद उसने कुछ समय के बाद दूसरी भी बात बोली। उसने मेरे को एक बात बोली कि यासीन भाई, अल्लाह ताला ने तुम्हारा रिस्क यहाँ लिखा है, जब तक कि वो रोटी ख़त्म करेंगे नहीं तब तक कि आप बाहर नहीं जा सकते हो। ओ हो। और वैसे ही हुआ। मेरे बड़े भाई जो है ना, मेरे 26 दिन पहले निकले बाहर। अच्छा। मैं पहले 26 दिन खाना नहीं खाया था। मेरे साथ के सभी साथी जो है ना 26 दिन पहले बाहर निकले और उनके 26 दिन के बाद मैं बाहर निकला। जब मेरा अनाज वहाँ पर ख़त्म हुआ, अल्लाह ने रिस्क वहाँ लिखा था ना मेरा, तो उसकी बात मेरे जहन में लग गई थी। इसी तरह उसने मतलब वहाँ पर नमाज की पाबंदी जो है उसी दौरान उसी के साथ में हुई, जेल में। जेल से जो नमाज की पाबंदी हुई, बाहर निकलने के बाद थोड़े दिन डिप्रेशन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कंटिन्यू करने के बाद जो है ना, एक सर्टन पीरियड के बाद 2-2.5 साल के बाद 3 साल के बाद रिलैक्स महसूस होने लगा। अच्छा। आसानी होने लगी। अल्लाह के पास सजदे में जब रोने लगे तो बाकी की सब चीज़ एकदम नॉर्मल दिखने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने नमाज का पाबंद बनाया। अल्लाह का शुक्र है। मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह सजदे कराता है 5 वक्त के। अल्लाह का बहुत एहसान है। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर कोई डिप्रेशन एंजाइटी में है तो उसको नमाज बिल्कुल, उसको कायम करना- नमाज और कुरान। उसी साथी ने मतलब कुरान की भी मुझे आदत डलवाई। उधर वहाँ पर तफसीर से पढ़ने की, कुरान मायने के साथ में पढ़ने के साथ में आदत डलवाई। मतलब काफ़ी चीज़ें उधर। वो मेरा दोस्त वो जो बोलता था, दूसरी जो उसने लाइन बोला था, दूसरी लाइन ये थी कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को एटलीस्ट 1 महीने के लिए जेल में आना चाहिए। अरे बाप रे। मैं शुरू में तो शौक लगा मेरे को। बोला ऐसा क्यों बोल रहा है तू भाई? बोले हिंदुस्तान का मुसलमान जो है ना बिगड़ा हुआ है। जैसा आज हम सोफे पे बैठे, जेल में आपको बैठने को जगह नहीं मिलेगी, आपको ज़मीन पे बैठना है। सोने को जगह ठीक ठाक नहीं रहेगी, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वो। तो बोले उसके सारे नखरे छूट जाएंगे कि मैं ये नहीं, यहाँ नहीं बैठता हूँ, यहाँ नहीं सोता हूँ, यहाँ नहीं खाता हूँ, ये नहीं चलता है मेरे को, ये नहीं। तो उसके सारे नखरे छूट जाएंगे। हालात के हिसाब से वो फैसला करता जाएगा। तो पहले दिन नहीं समझ में आई मेरी बात ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसा वक्त गुजरता गया ना, तो मेरे समझ में आया कि हाँ यार, जेल एक इबरत की जगह है। इबरत की जगह है। उसका बोलने का मतलब अलग यही- बात। हाँ, हाँ, समझ- अब जेल एक समझा। इबरत की जगह है। जिसने इबरत ले लिया वो सुधर जाएगा, और जिसने इसको नेगेटिव लिया वो बिगड़ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मोमिन जो है ना इबरत लेता है इससे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो इबरत ली है उन लोगों ने। ओके भाई, आपकी बात से ना मुझे एक चीज़ समझ में आई। मैंने पहले भी 2-3 लोगों का वीडियो बनाया था। कैसा था मालूम है, हमारी जो अभी जनरेशन है ना, जो मतलब जिनको भाई बनना है, पटेल बनना है, जिनको लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये जो बात है ना आपकी, ये उन लोगों को भी ना मैटर करती है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप बताइए कि एक शॉर्ट में, कि जेल की लाइफ में एज अ कॉर्पोरेटर, माशाल्लाह 5 साल का सिटिंग कॉर्पोरेटर, जिसके पास सिस्टम भी है, जिसके पास आवाम भी है, सरकार थी हमारी। हाँ, तो आपके साथ थोड़ा सा मतलब ऊपरी ऊपरी बताइए ना लोगों को कि क्या फील होता है, जो बच्चे आजकल के जाना चाहते हैं। मैं तो सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। सबसे पहले आप समझ लो कि आप जिसको क्राइम नहीं समझते हो, और वो करने के बाद जब आप अंदर जाते हो तो आप अकेले परेशान नहीं होते हो। आपकी माँ, आपके वालिद, आपके भाई बहन, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपके लिए तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इतने लोग परेशान होने के बाद अगर आपने इस चीज़ की इबरत नहीं ली, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फिर आप जो है गलत जहन के मालिक हो। सच में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो भी है मेरी बात सुन रहे, सबसे पहले तो आप दीन के तरफ आओ, आपको सारे रास्ते दिखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात बोले भाई ने, एक चीज़ समझ में आई कि अच्छा, एक चीज़ और, एज अ कॉर्पोरेटर आपको वहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था भाई? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कोई कॉर्पोरेटर रहो, कोई एक्टर रहो। संजय दत्त भी उसी जेल में था जहाँ पर संजय दत्त सोता था, वहाँ मैं भी सोता था। हाँ, बताया लोगों ने ये संजय दत्त यहाँ पर था। और उसी दौर में जो है ना 2007 में संजय दत्त का वो केस का जजमेंट भी उसी दौर में आया। अच्छा, हाँ, बराबर। तो वापस उसको जेल लाया गया था, लेकिन थाना जेल में नहीं था, उसको पुणे येरवड़ा जेल में था। येरवड़ा जेल में, या हाँ पुणे में था, सॉरी येरवड़ा जेल में था उधर था। तो वो जो पंखे लगे थे जेल में, अच्छा, वो जेल में जितने भी पंखे लगे थे वो संजय दत्त ने लगाए थे। वहाँ के जेल में जो है
आप जाते बार और बोलेंगे तो ये पंखे सब लोग आपको बताएंगे, ये पंखा जो है ना जेल में संजय दत्त ने लगाया। तो मैं बोला क्यों, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लगाई? गवर्नमेंट के मैनुअल में पंखा लगाना नहीं था उस वक्त तक, अच्छा क्योंकि लोग क्या करते थे, कपड़ा डाल के फांसी लगाने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। अच्छा तो गवर्नमेंट के मैनुअल में बाद में आया हो, जेल के मैनुअल में बाद में आया कि पंखा लगाना चाहिए। उसने कुछ कोर्ट से ऑर्डर वगैरह लाया था, उस पता नहीं एग्जैक्टली मुझे उसके बारे में मालूम है, लेकिन आज भी पंखे जेल में जो है ना संजय दत्त के नाम से मशहूर है, थाना जेल में। तो ये भाई ने बताया कि जिन लोगों को ज़्यादा शौक है हीरो बनने का और वो काम करना जो सिस्टम के खिलाफ है, तो वो लोग समझ ले के बाद में क्या असर होता है। बहुत मुश्किल है भाई, है ना, बहुत मुश्किल है। बाप की लाइफ इतनी टफ है, खासकर बुढ़ापा। जवानी तो गुजर जाती है, जवानी में कैसा जिस्म में ताकत रहती है, लोग संपर्क में रहते हैं, पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, कोई भी आके मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा जो है ना वो गुजरता नहीं है। सच में, और जवानी रुकती नहीं, बुढ़ापा जाता नहीं। ओके भाई, आपको पता है अभी एक इंटरनेशनल ट्रेंडिंग इशू चल रहा है, एमस्टीन फाइल। आपकी मैं चाहूँगा कि यासीन भाई के इसके बारे में तासुरात क्या है, आपको पता है? मतलब तो नो डाउट आपको तो पता ही होगा। मुझे मोटी मोटी बातें पता है उसकी। कैसे, वो एक ब्लैकमेलर था एक। अच्छा, ब्लैकमेलर था। जी, ओके जी। उसने पूरी दुनिया के जो बिग शॉट लोग हैं, जिस भी फील्ड के, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत के हो, चाहे पॉलिटिशियन हो जी, चाहे और स्पोर्ट्समैन वगैरह हो, तो वो उनको बुलाकर अपने इसमें घर पर जो है सर्विस देता था और उसके वीडियोस वगैरह बना के उनको ब्लैकमेल करता था। ये इन शॉर्ट उसकी ये स्टोरी है। और वो उसमें काफ़ी लोग जो है, और उससे बड़े बड़े काम निकालता था, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट्स है, यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और यहाँ के बिजनेसमैन और अनिल अंबानी का हाँ उनके तक का नाम है, यहाँ के मिनिस्टरों के नाम तक है नाम अब उसमें सच्चाई कितनी है पता नहीं, लेकिन उसके कुछ मेल्स जो है ना पब्लिश होने के बाद है ना, अब लोग भरोसा करने लगे। सच में FBI ने जो पब्लिश किया, हाँ, FBI ने जो US के FBI ने जो पब्लिश किया, अब भरोसा करने लगे लोग कि हाँ सच्चाई है। अच्छा, उसमें इसके साथ में 1 लाख फोटोज भी उन लोगों ने पब्लिश किया। वो तो भी आई थिंक 50% या 50% तो भी और बाकी है ना। 50% भी नहीं हुआ अभी। नहीं ना, नहीं, लेकिन आगे जो है ना बहुत हलचल हो सकती है ना। एलन मस्क जो है वो ट्रम्प के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये इसकी फाइल ओपन नहीं करना चाहते क्योंकि इनका नाम भी उसमें, जब मालूम पड़ा कि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व है, हाँ, उसके भी कुछ फोटोग्राफ्स आए उसमें, फोटोग्राफ फाइल है। ऐसे सब बड़े बड़े लोगों के उसमें माइकल जैक्सन है, वो US का पहला प्रेसिडेंट, दूसरा इससे पहले वाला बिल गेट्स है, जॉय बिडेन है, तुम्हारा हमारा सऊदी का किंग सलमान। उनका थोड़ा सा इशू आया, उनका नाम नहीं आया, उनके एक बिजनेस वुमन का नाम आया। नहीं, वैसा तो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नाम नहीं है। नहीं है, हाँ, ऑन बोर्ड का ही लिखा है, ऑन बोर्ड लिखा हुआ है, बट अभी बाकी की फाइल बाकी है ना। अभी बाकी आगे बाकी है। उनका इसराइल को लेकर कुछ आया था, बट ठीक है। तो भाई अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा बुमराह के इश्यूज़ को लेकर। माशाल्लाह आपको जब लोगों ने चुना है और इतनी मोहब्बत दी है, तो नो डाउट आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ों को पकड़ के रखा है। तो लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहूँगा एज अ लोकल बुमराह के हिसाब से, एज अ कॉर्पोरेट, आपको क्या लगता है आज की डेट में बुमराह में सबसे बड़ा इशू क्या है? ट्रैफिक। बुमराह का तो सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक का है भाई। ट्रैफिक। मैं हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब से भी इस बारे में बात किया हूँ। जिस तरह थाना में जो है ना स्टेशन सैटिस करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया, हाँ, जो स्टेशन परिसर में ट्रैफिक को फ्री करने के लिए ना बस स्टैंड बनाया गया ऊपर। ओके। और वहाँ से सब मतलब बसों को जो है ना सर्विस देना शुरू किया, जिसके वजह से क्या हो गया कि स्टेशन का नीचे का परिसर जो है ट्रैफिक फ्री हो गया। ओके, हाँ, वो डायरेक्ट जाके उधर उतारती है, राइट, डायरेक्ट जाकर वो टीमी नाके पे दामनी नाके पे उतारती है। तो उस तरह का मैंने प्रपोजल जो है हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब को बोला है कि वो कमिश्नर से बात करे। उसी के साथ में फेरी वालों के ताल्लुक से भी मैंने बुलाया। फेरी वालों के ताल्लुक से जो है मतलब जो हॉकर्स है, फेरी वालों से हॉकर्स,
हॉकर्स के लिए मैंने 2-3 चीज़ उनको सजेस्ट किए। एक तो हमारे बाज़ार का जो एक कलेक्टर प्लॉट है बाज़ार में, अच्छा, मुमरा बाजार। मुमरा बाज़ार में ओपन प्लॉट है, कलेक्टर प्लॉट है। वो मैंने उनसे कहा कि अपन जो है इसको कलेक्टर से जो है अपने कमिश्नर मांग ले और उसको डेवलप करके जो है हॉकर्स को इधर बिठा ले। दूसरा उसी के साथ में जो है ना बाज़ार में एक हमारी मराठी स्कूल है। एक्चुअली कैसा बाज़ार इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि बाज़ार में लोगों को आने की आदत है और लोग जो है कंफर्टेबल फील करते हैं हमारा बाज़ार रोड को। तो बाज़ार में जो है ना महानगर पालिका की स्कूल है, मराठी स्कूल, स्कूल नंबर 75-113 ऐसा है। तो वो ग्राउंड प्लस 3 की स्कूल है। तो मैं उनसे ये कहा कि आप ये जो है इसको डेमोलिश करके ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड इसको मार्केट कर देते, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है इसको स्कूल कर देते। अच्छा, तो ये बाजार का जो है हॉकर्स का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्टेशन का हॉकर्स का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। ये और फिर सेटिस आने के बाद जो है उसका भी प्रॉब्लम, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मैंने उनके पास रखा। इसी के साथ में फिर वो उनसे मेरी ये भी बात हुई थी, अपना जो पारसिक ब्रिज है, हाँ, वो बहुत कंजस्टेड है। तो दोनों साइड से ब्रॉड करना है। अच्छा, दोनों साइड से ब्रॉड है। हाँ, दोनों साइड से ब्रॉड करने के लिए जगह है अभी राइट नाउ। अच्छा, है जगह। हाँ है, राइट नाउ जगह है। तो वो दोनों साइड से ब्रॉड हो जाएगा तो भी आसानी हो जाएगी। उसके साथ में मैंने और एक बात उनके साथ में रखी कि जिस तरह आप परेल और इस तरफ देखोगे ना, पुराने ब्रिज को जो नीचे उतरते हैं उसको वापस से कंटिन्यू करके जो है आगे क्रॉस किया, एक्सटेंशन किया हुआ इसको। हाँ। तो वो एक्सटेंशन करने का अपने मुंद्रा स्टेशन के ब्रिज के पास का भी मैंने रखा है। अच्छा, जो ब्रिज जो है मुंद्रा दत्तुवाड़ी से चढ़ता है और शैलेश नगर पे उतरता है, ओके, उसको कंटिन्यू करके जो है रोशनी पे उतारे। वाह। अच्छा, जो ब्रिज, जो स्टेशन के सामने का जो ब्रिज गया, हाँ, राइट। तो उसको रोशनी पे उतारेंगे तो ये इधर की ट्रैफिक डायरेक्ट जो है टनल क्रॉस करके वहाँ पर ब्रॉड है, रोड ब्रॉड है, बराबर। आगे जाके जो है ना चौड़ा है रोड। बराबर। ये बॉटल नेक पॉइंट यही है। ऐसे 3-4 मैंने स्कीमें उनके पास रखी है। अभी हम लोग सब जाने वाले हैं कमिश्नर साहब के पास, आने वाले बजट के लिए जो है उसमें ये प्रोविज़न करने के लिए उनको बोलना है। तो आवाड़ साहब को लेकर ही जाएंगे, उनके नेतृत्व में ही काम होगा क्योंकि ये बड़े काम है और इनके बगैर होगे नहीं। और इन्होंने दिल पे लिया तो इंशाल्लाह मैंने समझता हूँ कि कोई रोक सकता है उसको। इंशाल्लाह मतलब मुमरा का डेवलपमेंट आने वाले में इंशाल्लाह देखने मिलेगा। इंशाल्लाह एटलीस्ट स्टेशन के पास तो देखने के लिए इंशाल्लाह। ओके भाई, अभी कैसा है, एज यूजुअल हर लोकेशन का अपना अपना एक इशूज़ चलता रहता है और यहाँ पर भी कुछ इशूज़ है, लेकिन मैं ऊपरी ऊपरी आपसे इसके बारे में पूछूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था आपके लिए कि पानी, रोड और ड्रेनेज, इसका इशू कब तक आपको लगता है परमानेंटली सॉल्व होगा? ये बेसिक नेसेसिटीज देते हैं आपने जितने भी बोले जी, और ये कॉरपोरेशन की और हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे मतलब इससे डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हमारी जिम्मेदारी है जी। एज ए कॉरपोरेटर। मेरी जिम्मेदारी के लोगों को पानी पहुँचे, रास्ते मिले और उनके ड्रेनेज का सिस्टम का काम हो। बराबर है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम लोग ये काम करने में फेल है तो हमारा कॉरपोरेटर के फ़ायदा नहीं कुछ। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश में रहता। अभी जैसा देखो हाल फिलहाल में जो है ना रमज़ान महीने से पहले इलेक्शन के दौरान काफ़ी हमारे इधर पानी की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पिछले 8 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बराबर थी, हाँ 8 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मतलब इलेक्शन के फ़ौरन बाद से वेरी नेक्स्ट डे से जो है ना मैं उसका फॉलोअप लिया। और कई जगह पर जॉइंट मारना था, कई जगह पर मतलब एक्स्ट्रा कनेक्शन देना था, ओके, तो सब करा के लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो है हमारे पानी का प्रॉब्लम हमारे इधर लगभग जो है ना ख़त्म हुआ है। माशाल्लाह। ओके, अच्छा भाई, आपको नहीं लगता है कि यूथ के लिए स्पोर्ट्स या जॉब फैसिलिटीज़ पर भी काम करना चाहिए? एज यूजुअल सबको पता है कि ग्राउंड को लेके सबका मसला तो सब कॉमन ही तो पता है। तो इसमें यासिन भाई अगर सोच के कि क्या मुमरा को कोई प्लेग्राउंड मिलेगा, क्या मुमरा में स्पोर्ट्स को लोग वो करेंगे, मोटिवेट करेंगे? ऑलरेडी मुमरा में स्टेडियम है भाई, हाँ स्टेडियम में है और प्लेग्राउंड भी दिया है मुमरा के लिए। अभी थोड़ा सा हमारे इधर कैसा है कि राजनीतिक एक अलग स्टाइल में चलती है मियाँबाई इलाकों में, खासकर मुस्लिम इलाकों में जो है ना जी, बेचारे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं माफ़ी के साथ में इस बार भी बोलूँगा वो बात, किसी को अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, उसी से शुरू करूँगा कि हमारी कौम में ना बेचारी बहुत भोली है। हाँ एग्री।
और उससे हर आदमी आके बैटिंग बॉलिंग करके चला जाता है। हाँ, सॉफ्ट टारगेट एकदम। एकदम सॉफ्ट टारगेट है। उनको पता ही नहीं चलता है कि ये हमसे खेलने के लिए आया है। राइट है। वो उसके साथ में जज्बात में, उसकी बातों में भय भय चले जाते हैं, हाँ। और फिर वो अंजाम तक पहुंचने तक उम्र हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरा जनरेशन, दूसरा खिलाड़ी। ओके। ये मेरा तजुर्बा है कि मैं अपनी कौम को बहुत नज़दीक से देखता हूँ। बहुत बोलिए, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मुसलमान से ज़्यादा भोला कोई नहीं है। सच में मतलब सॉफ्ट टारगेट है, बहुत आसानी से लोग टारगेट कर लेते हैं। आप मुसलमान का वोट किधर भी डाइवर्ट करा सकते हो, किधर भी। किधर भी। मैं आपको उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र के मुसलमान ऐसे भी है जो बीजेपी को वोट डालते हैं। हाँ। हाँ, मेरे गांव में अभी 4 दिन पहले इलेक्शन हुआ ना, अच्छा। अभी जिला परिषद के इलेक्शन हुए, जी जी जी। दोनों सीट बीजेपी की आई और मुसलमानों ने जिताया उनको। मुसलमान उनके कार्यकर्ता, क्योंकि भाई वो बंदा जो है सबकी शादी में जाता है, सबकी मैयत में रहता है। वो मुसलमान को ये नहीं दिख रहा है कि बीजेपी से लड़ रहा है। ओके। तो मुसलमान ऐसा है बेचारा हमारा। हाँ, ये बात ये समाज जो है ना बहुत भोला है। बात तो सही है, एग्री। भाई आपको पता है एक मुद्दा भी रिसेंटली बहुत हुआ था, पता नहीं वो कितना सच था, सही था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं खुद रियल एस्टेट में हूँ, तो मैं चाहूँगा आपसे एक सवाल पूछना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन और सिविक प्रॉब्लम्स जो है, इस पर यासीन भाई का क्या स्टैंड है? मैं जब 2002 में पहली बार जीत कर आया ना, तो उसके बाद से लेकर 2017 तक ओके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को इलीगल कंस्ट्रक्शन करने नहीं दिया। ओके। जब तक मैं अपने वार्ड में अकेला था हम्म। तब तक मैंने किसी को करने नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या, 2017 में 4 का पैनल हुआ, 4 अलग अलग नगर सेवक आए, और जिसमें मैं अकेला पड़ गया और बाकी लोग जो है सब इलीगल कंस्ट्रक्शन के फेवर में थे। तो उस दौरान जो है कुछ बिल्डिंगें बनी 2017 से लेकर 2025-26 तक। अभी फिर जाकर मैंने अपने कमिश्नर साहब को जो है 3 बार जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आने वाले समय में मैं अपने इलाके में एटलीस्ट मैं मुमरा कौसा को अगर कंट्रोल कर सकता तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला मुझसे वो भी काम ले। आमीन। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा कर रहा हूँ जी। कि 2026 से लेकर 2031 तक इंशाअल्लाह एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन प्रभाग क्रमांक 26 में नहीं होगा। जैसे भी भाई ने बताया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह प्रभाग क्रमांक 26 में इंशाल्लाह नहीं होंगे। आपकी पूरी कोशिश रहेगी जी जी। कि लोगों की जान से खिलवाड़ ना की जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके भाई, आपको लगता है कि मुमरा में बारिश के टाइम वाटर लॉगिंग का इशू हर साल होता है? होता इसका है कोई ना। परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा अपने को? नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन तो कैसा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना हो गया है जी। कि रास्ते, नाले, गटर सब बंद हो गए। बराबर। अब उसका परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर डेवलपमेंट। ओके। मैं इलेक्शन के दौरान काफ़ी लोगों से मैंने वादा भी किया और इंशाल्लाह मेरी वो सोच है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। मेरी उम्र हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम से कम मैं क्लस्टर डेवलपमेंट का मामला जो है ना लाइन अप करके लोगों को दूं ओके। और आने वाली नस्ल जो है उसका फ़ायदा उठाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरी ये कोशिश है, कुछ इलाके हम लोगों ने चुने हैं और अच्छा, इंशाल्लाह जो है तो प्रोसेस में आ गई चीज़ें? नहीं, प्रोसेस में अभी आई नहीं। ओके। अभी 1 ही महीना हुआ इलेक्शन होके, इलेक्शन के दौरान हमने वादे किए लोगों को। अच्छा अच्छा तो प्रोसेस के लिए हम लोग की 2 या 3 मीटिंग हुई अभी तक। अच्छा। दो मीटिंग हुई, सॉरी 3 नहीं, तीसरी मीटिंग के लिए कई कुछ मामला थे। अभी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह फिर मीटिंग होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये सब अगर प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रा अगर प्रॉपर बना है ना, जी। इलीगल बनेगा तो कुछ वाटर लॉगिंग तो होती रहेगी। बराबर। अगर वेल प्लान करके, मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल प्लान से बनेगा तो ये आपका ये प्रॉब्लम होएगा ही नहीं कभी। वो होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि कई रिजर्वेशन वाले प्लॉट पर जो है ना, कई नालों की जगहों पर कई ड्रेनेज, मतलब इसके, सॉरी आपका अभी क्या मैं बोलना मुनासिब नहीं है, वो ना मैंने वो सेंटेंस बोल दूंगा तो आपको नाम समझ में आ जाएगा। ओके। ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने बनाया है कि लोगों के मतलब हक, Illegal। हाँ इलीगल लोगों के हक खा लिए, तो वो उसका प्रॉब्लम आएगा ही आपको, वो अच्छा। प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं।
वाटर लॉगिंग का आप जो बात बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। तो जब तक नहीं होगा, जब तक कि कुछ नया शहर नहीं बन जाए। अच्छा, तो इसमें हमारे जो विधायक है जितना, वो कुछ नहीं कर सकेंगे इसके अंदर? उनका तो ऐसा है कि बेचारा, मैं बेचारा नहीं बोलना चाहिए उनको, लेकिन कैसा है, मेरे मुंह से हमेशा एक बात निकलती हो, वो उनको तो मतलब सब चाहिए ना, हाँ, ओके ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। जी। क्योंकि गैर मुस्लिम होने की वजह से क्या होता है कि क्या मुसलमान नाराज नहीं होना मांगता, अच्छा, तो Insecure हो जाता है, हाँ। वो इनसिक्योर फील करते कभी कभी। अच्छा, अब वो किसी को कुछ बोलते नहीं है, वो आए दिन जो है ना उनके नाम पे लोग बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, वो मना करते हैं, मेरा नाम भी नहीं लेने का, अच्छा, अब मैं बनाने भी नहीं दूंगा। लेकिन क्या करेगा आदमी, ओके, अब वो मना करता है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है, जितेंद्र अवार्ड जो है ना, अच्छा, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। ओके, लेकिन उसके आजू बाजू जो है ना, सब लोगों ने उसको घेर लिया था। हाँ, ओके, उसका नुकसान जो है ना समाज को हो गया। इसका नुकसान तो एक्चुअली बहुत पहले से हुआ है। वफा पार्क जो है, हमारे वफा बिल्डर जो थे, हाँ, इम्तियाज में वगैरह, इम्तियाज भाई वगैरह, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस, मैं हमेशा ये बात भी बोलता हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता मुमरा में, हाँ, तो मुमरा में इलीगल बिल्डिंग का चलन कभी नहीं होता। ओके, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया किसी वजह से, शायद वो पूरा नहीं पढ़ पाए या कुछ फंड रेज में कुछ कमी पड़ गई, पता नहीं एग्जैक्टली। उस वक्त हम लोग छोटे थे, स्कूल और कॉलेज में थे, अच्छा, तो वो फेल होने की वजह से मुमरा में धड़ल्ले से फिर उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन चला। हाँ, कई हजार बिल्डिंगें बन गई मुमरा में। ओके, फिर उसके बाद 92 उसका दौर चला, दंगे हुए बम्बई में, दंगे होने के बाद वहाँ के लोग वहाँ से माइग्रेट होके आए यहाँ पर, बराबर, तो उनको सस्ते में घर मिल रहे। बराबर, मुमरा, नवी मुंबई और मीरा रोड, हाँ, ये 90s के दौर में तीनों साथ में डेवलप होना शुरू है। आप महसूस करो, मीरा रोड किधर है, नवी मुंबई किधर है और मुमरा किधर है, उम्र की जगह, जस्ट बिकॉज ऑफ एक वफा पार्क फेल होने से। अच्छा, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ओके, क्योंकि मैं उस पीरियड में जो है ना इधर ही घूमता फिरता था, अच्छा, और मैं देखता था कि सब लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन के भी जा रहे, क्योंकि वफा वाला फेल हो गया, वो बेचारा बना के नहीं दे सका। उसके बाद सस्ते घर कौन देगा, तो इलीगल वाले। आप महसूस करो ना, तीनों साथ में डेवलप हो रहे, दो शहर एकदम खूबसूरत बन गए, तीसरा रह गया, तीसरा रह गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि मीरा रोड उधर मुसलमान आबादी नहीं है, मीरा हाँ, में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आबादी है। खासा है। मैं समझता हूँ 60-70% मुसलमान है उधर स्टेशन परिसर में। कितना बराबर। खूबसूरत है, बराबर, सच में है ना, बिल्कुल है, वो भी 90s का है। वो भी मीरा रोड भी आप जाके देखोगे ना 90s का है, मुमरा भी देखोगे तो आप 90s का है, और नवी मुंबई भी देखोगे तो आप 90s का है। ओके। भाई, आपको ऐसा लगता है कि रोड जो बनते हैं अपने, अब जैसे ब्रिज बना है यहाँ पे कालसागर के वगैरह के पास, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे मतलब एंश्योर कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ है? अभी बनता है और खड्डे हो जाते हैं 8 दिन 10 दिन में। उसमें तो कैसा है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कुछ लोग मिले हुए भी रहते ना। मैं इसमें विशेषकर जो है ना, एक आपको इस देश में जो है ना, लोग ये समझते हैं कि इस देश को जो है ना नेता लोग चला रहे, नेता लोग चला रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की गलतफहमी है कि इस देश को नेता लोग चला रहे, पूरे हिंदुस्तान की। अच्छा, ये मैं ठोक के बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इस देश को है ना, इस देश का अधिकारी चला रहा है। हाँ, ओके, वो फ्रंट में नहीं रहता है, वो सारे गलत काम नेता से करवाता है और अपना काम करके निकल जाता है। समझा, नेता खुश रहता है कि मैंने काम किया, काम नेता नहीं करता। सारी चीज, सारे प्रपोजल, सारे आइडिया सब अधिकारी के रहते। फिर उसमें से क्या करने का, कैसा निकालने का, क्या करने का, वो भी सब अधिकारी बताता है। ओके, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये आई ओपनिंग वाली बात है। ये पूरे हिंदुस्तान में लोग समझे कि नहीं समझे पता नहीं। मैं 25 साल में इतना समझाऊं कि इस देश को जो है ना अधिकारी चलाता है। वो बिहाइंड द कर्टन रहता है, नेता को आगे करता है। हाँ, मुझे एक ने बताया था, बोले भाई आपकी बात कर रहा हूं, आप मेरे को बताओ,
कौन सा आईएएस ऑफिसर आज तक जेल के पीछे गया है? मैं तो कोई नहीं सुना ऐसा। लेकिन आप देखेंगे मुख्यमंत्री भी गया है जेल के पीछे, तुम्हारा होम मिनिस्टर भी गया है जेल के पीछे, सब गए, लेकिन तुमको कोई आईएएस ऑफिसर नहीं मिला होगा। नहीं मिलेगा। हाँ, ये देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके भाई, आपको लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग अभी करंट सिनेरियो में, क्योंकि हम लोग मुमरा वाले ही है, डेली आते जाते और बहुत तकलीफ झेलते हैं, वो गरीब बेचारे जो रोड पे लगाते हैं उनकी वजह से दूसरे गरीब परेशान हो जाते हैं, रिक्शा वाले गरीब परेशान, फिर हम जैसे गरीब लेट हो जाते हैं। तो आपको लगता है ये एनक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ रही है? बिल्कुल। तो इसमें आपका कोई एक्शन प्लान है? मैंने बताया ना आपको, मैंने जो है ना स्टेशन परिसर के लिए तो 3-4 स्कीमें रखी है, और अल्लाह ने चाहा तो तीनों पर जो है ना काम होगा। ओके। जैसा सेटिस स्टेशन पे जो ट्रैफिक फ्री एरिया करना, जो वो एक है। फिर वो जो हॉकर्स का जो है, हॉकर्स जब हटेंगे तो रोड ऑटोमेटिक खुले मिलेगा आपको। बराबर। तो वो हॉकर्स का जो है उसके लिए मैंने, उसको वक्त जाएगा, 3 साल 4 साल 5 साल हो सकता है अपन जिंदा रहे नहीं रहे, लेकिन उसको लाइन अप कर देंगे। ओके। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हो जाएगी, हो जाएगा। फिर वो पासिक टनल को हमारे आवार साहब से मैंने ये सब बातें किया, अंदर साहब से, उन्होंने आइडियाज़ दिए कुछ, इसको इस तरह कर, इस तरह कर, इस तरह कर, इस तरह कर, काफ़ी आइडियाज़ दिए उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह है, तो मतलब इंशाल्लाह। अच्छा, ये ऐसा भी है, जब अभी क्योंकि आवाम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी है कि मुमरा के मुकाबले में कलवा का जो प्रपोजल है वो जल्दी पास होता है, और मुमरा के लिए लोग 4-4 5-5 साल लगा डालते हैं। ऐसा होता है या खाली अफवाह है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं ना? हाँ, होता भी होगा तो वहाँ के लोग जो ना फॉलोअप करने में स्मार्ट है अपने से। हम लोग यहाँ पर लड़ने में स्मार्ट है। जैसे ही बोले भाई आप। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के 29 महानगर पालिका के इलेक्शन खत्म हो गए ना? बराबर। लेकिन मुमरा में अभी तक इलेक्शन खत्म नहीं हुए। सही है। ये हमारे कौम का हाल है। सच में इलेक्शन अभी भी चल ही रहा है। अभी भी चल ही रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने का, एक दूसरे के बारे में बोलने का। बाकी आप पूरे महाराष्ट्र में घूम लो, हम लोग खाली एक दूसरे से मिल नहीं रहे, पूरे महाराष्ट्र में सब एक दूसरे से मिल रहे। हमने आपस में एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ लिया ना, अभी हम लोग मिल नहीं रहे, हम दुश्मन हो गए। ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? आप सब्जेक्ट की लड़ाई लड़ो ना। सब्जेक्ट की लड़ाई लड़ो, बहुत अच्छी बात बोले। पर्सनल लड़ाई क्यों लड़ रहे हो आप? सब्जेक्ट की लड़ाई परफेक्ट है। और वहां पर बाकी आप जो कलवा की मिसाल दे रहे हैं ना, वो लोग काम धंधे में लग गए अपने। ओके। और हम लोग अभी तक बस लगे। अच्छा भाई, मैं ये देखता हूँ कि भाई कॉर्पोरेटर ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो इसमें एज ए कॉमन पर्सन मुमरा क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं भी कुछ हिस्सा लूँ? मतलब सब जिम्मेदारी कॉर्पोरेटर की है, इसकी है। अब जैसे एग्जांपल मुझे पता है, अब मैं एग्जांपल दुबई की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक सिस्टम चलता है, ठीक है ना? सरकार ने एक नियम बनाई, वो आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। अब हमको पता है ये नो एंट्री है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, ट्रैफिक क्रिएट कर रहा हूँ, और बदनाम किसको कर रहा हूँ? देखो सिस्टम ने खराब किया है। सिस्टम खराब कर रहा है एक कॉमन पर्सन, इसमें कहीं ना कहीं मैं 100%, लेकिन जिम्मेदार हम खुद भी है। मुझे पता है ये लाइन पूरी ट्रैफिक से भरी हुई है, अब मैं क्या करूँगा, रॉन्ग मार के आऊँगा और उधर की ट्रैफिक भी रोक दूंगा। बिल्कुल। तो ये करने के बाद फिर हमने देखा, फिर लोग देखो प्रशासन क्या कर रही है, मतलब प्रशासन छोड़, पहले इसने क्या किया वो तो देख, रॉन्ग साइड से आया क्यों? तो इसमें भी मैं सिस्टम को फॉलो करने की एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। आप मुमरा स्टेशन से, मुमरा आप यहाँ से चले जाओ, समझो कालसेकर के पास से आप यहाँ से निकलो और काउंट करो कि कितने लोग बाइक पर जो है हेलमेट डाल के चलते हैं। कहाँ तक? टिल रेती बंदर सर्कल। बराबर। और कितने लोग ट्रिपल सीट चलते, काउंट करके यहाँ से। हाँ। और वहाँ से कलवा नाके तक जाओ आप और काउंट कर लो कितने लोग विदाउट हेलमेट रहते और कितने लोग ट्रिपल सीट चलते। रेशो ऐसा है ना, मेरे हिसाब से रेशो ऐसा है ना, 100:1। अरे बाप रे, मुझे 70-80 के आसपास कुछ होगा। 100:1 मतलब वहां पर मैंने ये देखा है कि 100% लोग जो है ना विदाउट हेलमेट नहीं जाते, मतलब सॉरी 100% लोग हेलमेट पहन के जाते हैं। हाँ, बट हम लोग भी जाते थे, हेलमेट पहन लेते वहाँ पे, है ना? पहनते हैं। क्यों पहनते? सिस्टम से डरते हैं हम। सिस्टम से डरते हैं वहाँ पे। डर क्यों पैदा वहाँ पर? क्योंकि वहाँ के लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं।
सच यहाँ पर डरते क्यों नहीं हम? सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे। हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बेचारी पुलिस भी क्या करेगी? कितने लोगों को पकड़ेगी? अच्छा, अपने लोगों को पकड़े तो आदत ऐसी हो गई है। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना बहुत जरूरी है। हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। अगर हम लोग ट्रिपल सी जा रहे तो पुलिस वाले ने पकड़ा ना हमको, तो उसको पूछे क्या हुआ उसमें? बगैर हेलमेट जा रहे तो बोलते क्या हुआ? उठा के यासीन भाई को फोन, यासीन भाई देखो मेरे को पकड़ लिया इसने यार। अरे भैया, पकड़ लिया तो तूने गुनाह किया ना, पकड़ेगा ना। तो उसके ऊपर रेज हो रहे, उसको 4 बातें सुना रहे, 25 लोगों को जमा कर रहे। अरे भाई, गुनाह किया, गुनाह कबूल कर, फाइन भरो जा। फाइन भरने का सिस्टम नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, पीयूसी नहीं। अभी क्या बोलेंगे आप? मतलब एकदम मैं बताना, बेचारी बहुत भोली कौम है, इनको सिस्टम को फॉलो करना ही नहीं मालूम। वेल सेड भाई, वेल सेड, माशाल्लाह। गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिया जाएगा? मैं गवर्नमेंट स्कूल जो 7th स्टैंडर्ड तक है स्कूल है, ओके, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह? उसमें कैसा है कि वो इम्प्रूवमेंट अपन इंफ्रा में इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी जो टीचिंग जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप लोगों को मालूम है, बराबर है। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट का माइंड सेट है, मेरे को खाली पंचिंग करना है। हाँ भाई, आप सबके ना पोल खोल रहे हो, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। फैक्ट बोल रहे हो। उसको खाली पंचिंग करना है, इतना मालूम है कि मेरे को 7:30 बजे स्कूल में जाने का, पंचिंग करना है। इनका जब तक के माइंड सेट नहीं होगा ना, तब तक के क्वालिटी बाहर नहीं निकलेगी, है ना? वेरी नाइस भाई, अच्छा माशाल्लाह, आप बिंदास बोल रहे हो। वो टीचर्स लोगों का, अधिकारियों का माइंड सेट होना चाहिए कि हम इसकी पगार ले लाख लाख रुपए, तो हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्वालिटी देना चाहिए। लेकिन वो क्या पंच करके नाश्ते के लिए नीचे, मैं कई दफ़ा देखा हूँ स्कूल के टीचरों को। मैंने तो 2002 और 2003 में जो है ना, बाकायदा नहीं बोलना चाहिए, रेट डाली थी। लगातार 7 दिन तक जो है ना, पीर से लेके शनिचर तक स्कूल में जाके बैठता था और पंच करके जो है ना, एक एक टीचर, अब सबका सब सेट रहता था कि मेरे को फला जगह जाने का है, मेरे को सबको टाइम दिया हुआ रहता था। पंच करके चले, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उनके समझ में नहीं आया कि मैं क्यों आया हूँ। 7वें दिन मैंने उनको बोला सब लिख कर लिया मैंने, अब मैं तुम्हारी शिक्षण अधिकारी को कंप्लेंट करता हूँ कि तुम इस दिन इतने बजे आए और इतने बजे निकल गए। अरे यासीन भाई बोले वो थोड़ा सा मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, बोला छुट्टी ले लेते सर। बच्चों के एजुकेशन से क्यों खेल रहे आप? लेकिन खैर, एक आदमी नहीं कर सकता इतने बड़े सिस्टम को। फिर वो माफ़ी तलाफी हुई, कुछ दिन तक वो लोग रेगुलर भी आए। अब मुझे रोज जाके बैठना पड़ेगा रेगुलर आने के लिए, मेरे दूसरे काम छूट जाएंगे। तो वो माइंड है ना, उन्हीं का सेट होना चाहिए। उनको ईमानदारी, अपने जॉब से उनको ईमानदारी करना चाहिए, सच सिर्फ। ओके यासीन भाई, आने वाले 5 साल के बाद मुमरा को आप कहाँ देखना चाहते हैं? मुमरा को तो 2 चीज़ से फ्री देखना चाहता हूँ। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन से, आप बदजन है illegal एकदम लिटरली बदजन है मैं। मेरे इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे सारे दोस्त, तकरीबन मेरे 150 दोस्त थे, अच्छा, अभी मेरे पास 2 ही दोस्त थे। अरे बाप रे, सब जीपी बिल्डर बन गए? नहीं, सब लोग नाराज होकर इधर उधर चले गए। अच्छा उनको जीपी बिल्डिंग बनानी थी अच्छा, और मेरा विरोध था, मैं बनाने नहीं देता। मेरे को बोलते तो हमारे को तरक्की करने नहीं दे रहा। मैं बोला तरक्की जीपी में थोड़ी छुपी है, तरक्की तो मेहनत में छुपी है। मेहनत तुम राइट वे में करो, तरक्की है तुमको। तरक्की देने वाला अल्लाह है। बेशक बेशक भाई, उनका ईमान था कि तरक्की जीपी में है। जीपी में बिल्कुल। तो 150 दोस्त लोग में 2 बचे खाली, बाकी सब मैंने भी जाने दिया। लेकिन आज कुछ लोग पछताते हैं उसमें से कि तेरी बात सही थी। वैसे पूरे पूरे अभी हम लोग जितने पॉडकास्ट बनाए ना भाई, अब मुझे समझ में आया कि 5 टाइम आप क्यों जीते। ये एक आज मुझे पूरा पॉडकास्ट चला देखेगा ना, तो समझ में आएगा कि यासीन भाई 5 टर्म्स क्यों जीते, क्योंकि आपने किसी की ज़िंदगी से, किसी की जान से खिलवाड़ नहीं, अल्लाह बचाए और आगे भी नहीं। मेरी औलाद को भी ये ट्रेनिंग है, बेटा किसी की जात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए अपनी जात से। कोशिश करो कि किसी का दिल भी नहीं दुखे। पता है, मैंने जब रेकी किया ना आपके बारे में, तो मुझे 10 out of 10 रेशियो मिला। मतलब लोग मोहब्बत करते हैं। मैं अगर पॉडकास्ट बना तो मैं चाहता हूँ कि मैं कि ना ऑर्गेनिक चीज़ें लेकर आऊँ, ना कि हमारा कोई क्वेश्चन आंसर अब तक जावे या कुछ। मैंने जितने भी पॉडकास्ट बनाए, हाँ ये है आपका एक रिस्पेक्ट लेवल है, आप रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हो माशाल्लाह, तो आपसे एक चीज़ हो जाती है कि सर ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए कि आपको सेंटिमेंट्स की आपको हर्ट हो जाए।
अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा मुमरा के ताल्लुक से रहेगा, भाई उन लोगों को आप क्या बोलोगे जो भाषा के नाम पे मुमरा को डिग्रेड करते, जो रिलीजन की राजनीति करते जबरदस्ती का, जबकि उनका मुमरा से कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ लेना देना, लेकिन फिर भी ना हक आके यहाँ पर लोगों को परेशान करते, ना हक आके हम जैसे कॉमन पर्सन को लेके वो लोग मुमरा को टारगेट करते, क्योंकि जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं ना, सर्टिफिकेट में मुमरा देख के लोग ना नेगेटिव हो जाते हैं कि मुमरा, इनको करने वाले वो लोग हैं जिनको मुमरा से मतलब ही नहीं है, जो रहते सबर्बन साइड में, लेकिन फिर भी आके यहाँ पे ऐसा दिखाएंगे जिसे बस फिक्र करते। तो उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखो, हमेशा एक चीज़, आप हिंदुस्तान की एक राजनीति को समझ लीजिए। आप कोई भी बड़े शहर के बाजू में अगर कोई छोटा शहर बसा है ना, तो उसका इतिहास ये रहा है कि उसके ऊपर जो है ना बड़े शहर के लोग हावी रहे। ओके। या पूरे हिंदुस्तान में आप ये देखोगे ना, नोएडा पे दिल्ली हावी है। हाँ, नोएडा पे दिल्ली हावी, इस तरह के आप पूरे पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाओ। तो हमारा एक छोटा सा शहर बना था, तो उसके ऊपर जो है थाना और मुंबई के लोग हावी है, तो वो उनको रोटी सेकने के लिए एक ही जगह मिलती है। बराबर। मुमरा हो गया, एकदम सबका मतलब, एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा माफ़ी के साथ में, कोई मुमरा को बहन बनाना नहीं चाहता, सब भाभी बनाना चाहते हैं। हो बहुत भारी। तो भाभी बनाने के दो मकसद होते हैं आदमी के। बहन के सामने तो पिक्चर क्लियर रहता है, सच में। भाई आप हमारे को छोटी बहन बना लो, हम आपकी बहन बनने को तैयार है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो उनका नज़रिया है हाँ, हमारी फिक्र दिखाने का, वो फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है, वो खुद की खाली रोटी सेक। हाँ, वो अपनी रोटी सीखने की बात है खाली। हम लोग ना कि इस्लाम हमारा मजहब है, मुस्लिम हम लोग जो है ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है, लोग इजीली बहुत सॉफ्ट टारगेट है, करते बहुत। हैं। आज मैं अगर बताया ना, आपको बीजेपी को वोट डालने को तैयार है मुसलमान, सच में महाराष्ट्र का। और मैं जाके देख कर आया हूँ। मैं उनको समझाने की कोशिश किया तो बोले नहीं रे भाई, हमारा काम करता है ये आदमी। अरे बोला लेकिन बीजेपी से खड़ा है ना, आइडियोलॉजी तो होना चाहिए कुछ। आइडियोलॉजी होना चाहिए, सच में। उसको तुम कन्विंस करते कि भाई तू कांग्रेस से खड़े रहे, फला से खड़े रहे, इधर से खड़े रहे, आइडियोलॉजी नहीं है। बस वो उसने हमारा एक काम करके दिया था, वो मेरे बच्चे का ये करके दिया था, तो उसका काम कर रहे। अगर भाई जैसे माशाल्लाह आज आप कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम से इलेक्शंस लड़े, जीते, आज जितने टाइम से आपने पॉलिटिक्स में है, अगर किसी बच्चे को, यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना हो तो उनको क्या करना चाहिए? मैं हमेशा इस पे पर एक बात हमेशा बोलता हूँ, ये बात पर भी जो है ना काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं। जैसे हमारे एक मरूम दोस्त था, वो चाहता था कि उसके बेटे को पॉलिटिक्स में लाए, तो मैं उसको हमेशा एक बात बोलता था कि अब तू काम धंधा कर, पॉलिटिक्स में वही लोग आए जिसका पेट भरा हो, जिनका पेट भरा हो। ओके। अगर खाली पेट में पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो पहले मैं अपना पेट भरूंगा, और जो पॉलिटिक्स में खाली पेट जाता है उसका कभी पेट भरता नहीं है। लेकिन भाई अगर जज्बा है कुछ करने का वो जज्बा नहीं, घर के लोगों को क्या आप पेट पे पत्थर मारने लगाओगे? घर की ज़रूरियात आती है बीच में, हाँ। फिर स्टेटस की बात आती है, स्टेटस के लिए गाड़ी लेना पड़ती है। मैं आपके पास बाइक पर आया हूँ, ओके। गाड़ी नहीं है मेरे पास आज। अच्छा। एक ही गाड़ी थी फैमिली की, वो भी बेच डाले हमने। हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है, फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। माशाल्लाह। मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले 2002 में पॉलिटिक्स में आया। मैं 90 से इनकम टैक्स भरता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तब। 1990 ओहो हो। जब मुंब्रा में कोई इनकम टैक्स नहीं भरता था। मेरी पूरी फैमिली जो है, आप मेरा उठा के देखोगे ना, इलेक्शन का जो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया है, जी फैमिली का एक बड़ा इंफ्रा है हमारा खुद का, मतलब सेटअप है पूरा, माशाल्लाह। तो उसमें सबके शेयर्स आते हैं, तो पेट भरा हुआ है हमारा सबका। तो आप खानदानी रईस है, अल्लाह का बहुत एहसान है। मिजाज रखते हैं नरम अपना। जी जी, अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है। तो मैं आपकी बात पे वापस आऊँगा कि आप जो है, जो लोग आना चाहते हैं वो उनके बच्चों के पेट भरे रहना चाहिए, बच्चों के पेट भरे रहना चाहिए। वही लोग आए। ओके। खाली पेट आके खाली जज्बात से कुछ नहीं होता। नहीं होता। ये बात तो माशाल्लाह भाई आपने सही बोली। कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि अगर आदमी खाली जज्बात लेकर आता है तो उसको कहीं ना कहीं फिर एक वक्त कॉम्प्रोमाइज़ भी करना कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है उसको, कहीं ना कहीं 100% कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसको, है ना, कि फैमिली के आगे आदमी शायद मजबूर हो जाए, फैमिली के आगे मजबूर हो जाए, स्टेटस के आगे मजबूर हो जाए, हालात के, मतलब हालात कभी कभी ऐसे आते हैं कि भाई आपको चुनना पड़ता है।
आपको घर बैठना है कि करप्शन करना है, हाँ ओके तो मजबूर होता है करप्शन करने के लिए। ओके ओके समझ गया मैंने अभी जो जैसा उसकी एक मिसाल दूंगा, जी जी आज बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं, जी आपको जेल में जाना है क्या जिंदा रहना है? हाँ मजबूरी में जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं सही है नहीं तो ईडी लगी है उनके पीछे। अच्छा ये बात सबको मालूम है ना सबको मालूम है, सबको समझता है, हाँ लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, उसके उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हावी हो जाती है, तो वो बात जो है ना आदमी भूल जाता है थोड़े दिन के लिए। और हिंदुस्तान का आम नागरिक जो है ना बहुत भुलक्कड़ है भाई। हाँ 5 साल में मैं आपको आज कुछ भी वादा करके जाऊं और नहीं करूं काम, तो भूल जाता है, भूल जाएंगे आदमी नहीं याद रख फिर 5 साल के बाद वापस वही वादा करूंगा मैं आपसे। खाली कंधे पे हाथ भी डाल दिया तो हाँ भाई चलो अपने भाई दे देते बहुत भोला है हिंदुस्तान का नागरिक, बहुत भुलक्कड़ है। एम्स्टीन फाइल में पढ़ा था कि इस्लाम इज़ अ वेरी सॉफ्ट टारगेट, बिल्कुल उसमें आया था। वेल भाई पता नहीं आपसे बात करके ना माशाल्लाह ऐसा लगा कि वाकई में आपने बिंदास बोला अल्हम्दुलिल्लाह, बिना किसी के सोच के, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो क्वेश्चन आपने पूछा आपने सब चीज़ का और इतना बेबाकी से जवाब दिया कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आज माशाल्लाह अल्लाह ने आपको वो इज्जत अल्लाह का से शुक्र नवाजा है है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका एक नाम है मार्केट में। यासीन कुरैशी बोले तो लोग घर तक माशाल्लाह छोड़ के आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान और है। मैंने जब रेकी किया तो मैं बता 100 में से 100 लोगों ने आपकी तारीफ़ ही की। नहीं माशाल्लाह यासीन भाई हमारे कॉर्पोरेट हमारे लीडर है, हमारे साथ खड़े रहते हैं, वक्त पर आधी रात को फ़ोन कर तो भाई भाग के आ जाते हैं। एक चीज़ और है कि एक ने मेरे को बोला, बोले भाई दूसरे नेताओं सबकी बात नहीं करेंगे, एक तादाद है जो इलेक्शन के टाइम पे दिखते हैं, मगर यासीन भाई वो इलेक्शन से अगले इलेक्शन से आपको एक ही जगह देखे बैठे हुए मिलेंगे, जो आपके ऑफिस सबको मालूम है, जो कॉमन है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यासीन भाई आपसे बात करके। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो यंगस्टर है, मुमरा के जो लोग हैं, जो अवाम है, जो कॉमन पीपल है, उनको एज अ कॉर्पोरेटर यासीन भाई आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो आने वाला वक्त जो है ना बहुत बहुत मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा हथियार जो है ना आपके पास, यंगस्टर्स को मैं वो खासकर टारगेट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा हथियार आपके पास जो है ना एजुकेशन है। एजुकेशन, अगर आपने प्रॉपर एजुकेशन ले लिया तो आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है, ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है। मेरी आप सब लोगों से विनंती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है माँ बापों से भी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चों को पढ़ाने से क्या होगा कि उनके जहन खुलेंगे, उनको रास्ते दिखेंगे, सही और गलत की पहचान होगी, अच्छे और बुरे की तमीज़ होगी, तो वो अपने सही रास्ते पर जाएंगे। वरना आने वाला वक्त जो है, जो राजनीति चल रही है पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। जी सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ ना कुछ में वही लोग फंसेंगे जो बेचारे कम पढ़े लिखे, कम समझ वाले, जिनको समझ नहीं सही और गलत की, जिनको पहचान नहीं अच्छे बुरे की, वही लोग फंस के जो है ना इसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करो। हमारा हथियार जो है ना पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों का हथियार जो है ना इल्म है। माशाल्लाह वेरी नाइस। अगर हमने इल्म हासिल कर लिया तो ये सब चीज़ हमारे पास चल के आएगी। बिल्कुल प्रॉपर्टी भी आएगी, पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, सब आएगा, सब आएगा, पावर भी आएगा। पावर भी आएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो। एजुकेशन मतलब माशाल्लाह भाई, और अगर भाई ने कोई चीज़ बताए, जो इशारा दिए, मैं अगर समझता हूँ कि 25 साल के अगर आदमी कहीं पे भी एक जगह पे जॉब करता है तो उस कंपनी का ना उसको डीप रूट कॉज का भी नॉलेज हो जाता है। अब भाई जो है सिंस लास्ट 25 ईयर्स प्लस से अगर ये फील्ड में अगर ये कुछ बोल रहे तो इनको कुछ ना कुछ तो आशंका, कुछ ना कुछ तो पता होगा, बिल्कुल है। जिस वजह से इन्होंने इतना बड़ा मैसेज दिया। और अगर हम देखा जाए बीइंग अ मुस्लिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म के लिए ज़्यादा हमें फोर्स किया कि बिल्कुल। इल्म हासिल करने के लिए चीन चीन तक जाना जाना है, पड़े तो आप बिल्कुल, जाएं। बेशक। तो भाई का मैसेज भी माशाल्लाह वही चीज़ थी। तो भाई चलिए वक्त का तकाजा है, वरना आपसे बात करने के लिए लग रहा नहीं कि इस एपिसोड को हम लोग खत्म करें, बट इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा हम लोग इसको वापस 2 में भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रह गए, जी इंशाल्लाह, आवाम के क्वेश्चंस भी रह गए, और इंशाल्लाह, आपके पास भी वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। जी तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम अपना क्लाइमेक्स दे देंगे कि आपसे खाली एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आपके आवाम को, आपकी जो मेरी भी सब्सक्राइबर है उनको रिक्वेस्ट करें कि नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, माशाल्लाह नदीम भाई से
जब पहली बार मिला उस दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब डाउन टू अर्थ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है, नदीम मेमन ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए एंड इतना वक्त आपने दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मैं इंशाल्लाह इसको टू भी अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात मेरे रह गए, क्योंकि जी आपको मेरे पास भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं जी। बोलना चाहूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम मिलेंगे, लोग सीज़न इंशाल्लाह 2 वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मुझे पता है कि एपिसोड लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये इसको पहले आप डालिए कि रमज़ान की मुबारकबाद जो है पूरी दुनिया के लोगों को जो है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। अल्लाह ताला जो है सब पर आसानी फरमाए। आमीन आमीन आमीन। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोग को, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रमज़ान एंड बस अल्लाह बरकतें दें। आमीन आमीन आमीन।